बच्चों कक्षा 11 भारत भौतिक पर्यावरण, इस बुक का बच्चों चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जलवायु। बच्चों नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जलवायु नाम का। बच्चों जलवायु होती क्या है, आखिर में जलवायु से क्या अभिप्राय है और भारत की जलवायु किस प्रकार की है और जलवायु से किस प्रकार हम अर्थात मनुष्य किस प्रकार से प्रभावित होते हैं और हमारा इसमें किस प्रकार से योगदान है, आदि चीज़ों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। बच्चों पहला जो भाग है आज हम देखेंगे कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, इसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, आदि चीजें। तो बच्चों तैयार हो जाइए जलवायु पढ़ने के लिए। बच्चों जलवायु नाम से ही पता चल रहा है और पहले छोटी क्लासेस में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। जलवायु और मौसम दो अलग अलग प्रकार के शब्द हैं। यहां पर दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाना आवश्यक है कि आखिर मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं। आम तौर पर सामान्य तौर पर आम व्यक्ति इसको दोनों को समान अर्थ समझता है, दोनों समान अर्थी शब्द माने जाते हैं आम तौर पर। लेकिन बच्चों हम भूगोल के विद्यार्थी हैं, 11वीं क्लास में आ चुके हैं और भूगोल के विद्यार्थी हैं, तो हमें दोनों का अंतर पता होना चाहिए, स्पष्ट रूप से हमें इसका अंतर पता होना चाहिए। मौसम जो होता है बच्चों अल्पकालिक होता है, ठीक है, कुछ ही समय के पश्चात वो बदल सकता है। और जो बच्चों जलवायु होती है वो लगभग 30 से 35 वर्षों का या फिर यूं कह सकते हैं लगभग 50 वर्षों का एक समेकित मूल्यांकन होता है मौसमीय घटनाओं का। जैसे कि यदि मैं बात करूं बच्चों कि यदि हम दिल्ली में रहते हैं, माना कि हम दिल्ली में रहते हैं या फिर भारत के किसी भी शहर में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, किसी भी शहर में हम रहते हैं, तो हम देखते हैं कि अचानक से तेज धूप पड़ जाती है या फिर सुबह तेज धूप हो रही है, शाम को बरसात हो जाती है। तो ये क्या है, मौसम का बदलना है, ठीक है, मौसम का बदलना है। लेकिन यदि बच्चों हम बात करें कि रेगिस्तान अर्थात पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां की जलवायु, या फिर हम बात करें जम्मू कश्मीर की जलवायु, या फिर हम बात करें बच्चों केरल की जलवायु, तो जलवायु अपने आप में एक स्थानिक शब्द है, स्थान को प्रकट करता है और लंबे अंतराल अर्थात लगभग 50 साल के एक एवरेज को दर्शाता है, ठीक है। यहां पर बच्चों जो मौसम होता है, मौसम के अंदर जैसे कि वर्षण है, तापमान है या फिर वायुदाब है, इस प्रकार के छोटे घटनाक्रम परिवर्तन होते रहते हैं। और यह यदि मौसम में परिवर्तन आ रहा है तो कोई चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन बच्चों जलवायु क्या है, स्थायी, अपेक्षाकृत स्थायी होती है और यदि इसमें बदलाव आता है तो चिंताजनक बात होती है कि आखिर में जलवायु में परिवर्तन क्यों आ रहा है। तो जलवायु और मौसम में हमने अंतर देखा। तो बच्चों यहां पर जलवायु जो होता है किसी स्थान विशेष को बताता है कि उस स्थान विशेष की जलवायु किस प्रकार की होगी, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जलवायु कहां पर पाई जाएगी, ठीक है बच्चों, वो हम दूसरी पुस्तक में पढ़ चुके हैं। यहां बच्चों हमें देखेंगे कि जो जलवायु है वो भौतिक पर्यावरण का एक प्रमुख घटक है जो मनुष्य की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। जो जलवायु है वो पूरे मनुष्य की समस्त क्रियाओं को प्रभावित करता है। वहाँ की उसकी संस्कृति किस प्रकार की है, वहाँ का उसका भौतिक पर्यावरण, रहन सहन, ठीक है, उसकी आर्थिक क्रियाविधि वो किस प्रकार की है, सांस्कृतिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि आदि जो चीजें हैं वो सब किस पर प्रभावित होती है, जलवायु पर प्रभावित होती है बच्चों, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता मौसम के तत्वों, तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है बच्चों, जैसे सर्दियों का मौसम, गर्मियों का मौसम, वर्षा का मौसम आदि जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो मौसमी दशाओं में भिन्नता को दर्शाता है। लेकिन उस स्थान की जो जलवायु होगी वो फिक्स होगी, ठीक है, वो उस स्थान की जलवायु फिक्स होगी। मौसमी दशाओं में अंतर ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन वहाँ की जलवायु कैसी होगी बच्चों, बिल्कुल फिक्स होगी। मानसून प्रकार की हमारी यहाँ पर जलवायु है। यदि भारत को बच्चों हम देखें तो भारतीय जो क्षेत्र है
दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, यह पूरा मानसूनी जलवायु यहाँ की है। तो मानसूनी प्रकार की हमारी जलवायु हुई। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में भी प्रादेशिक रूप से देखें तो इस पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर भी भिन्नता देखने को मिलती है। और वो क्यों देखने को मिलती है यहाँ पर हम देखेंगे। तो मानसून से अभिप्राय ऐसे जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। दूसरी पुस्तक में देखने को मिलेगा बच्चों कि मानसूनी जो जलवायु है उसकी विशेषता क्या है कि मौसम के अनुसार पवनों का जो दिशा है बच्चों, पवनों की जो दिशा है वो बदल जाती है, उत्क्रमण उसमें आ जाता है। जहां बच्चों गर्मियों में इसकी दिशा एक तरफ थी, वहीं दूसरी ऋतु आने पर समय के पश्चात इसकी दिशा दूसरी हो जाती है। इसलिए यहाँ इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। पूरा दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया है, ये मानसूनी प्रकार की जलवायु रखता है। और इस प्रकार से यह पूरा क्षेत्र एक प्रकार का क्षेत्र है। यहाँ पर इसमें एकता प्रदर्शित होती है। मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता। तो एक रूपता तो क्या हुई? मानसूनी जो जलवायु की एक रूपता क्या है कि जो पूरा क्षेत्र है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु में आता है। यहां पर पवनों का उत्क्रमण देखा जाता है। समय के अनुसार बच्चों यहां पर पवन अपनी दिशा बदल देती है, ठीक है। जबकि दूसरी ओर यहां पर भी विविधता है। एक रूपता तो हमने देखी कि यहां पर उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु होगी, लेकिन यदि हम बात करें विविधता की तो प्रादेशिक स्तरों पर अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में इस मानसूनी जलवायु के अंदर भी बच्चों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की यहां पर मौसमी परिघटनाएं या फिर प्रादेशिक विभाजन जलवायु का देख सकते हैं। जहां एक ही समय में बच्चों हम यहां पर आगे भी देखेंगे कि जहां एक समय में अत्यधिक ठंड पड़ती है, अत्यधिक सर्दी पड़ती है, उसी समय दूसरे स्थान पर गर्मी पड़ सकती है या उतना तापमान नहीं हो सकता। जहां एक ही समय में बच्चों वर्षा आ सकती है, उसी समय दूसरे स्थान पर वर्षा नहीं आ सकती। तो यहां पर भी भिन्नताएं देखने को मिलती है, लेकिन ये प्रादेशिक भिन्नता है। सामूहिक रूप से देखें तो यहां पर एक रूपता किस प्रकार की है? मानसूनी प्रकार की जलवायु इसको एक बनाए रखता है। ये उसी प्रकार से बच्चों जैसे कि हमारा भारत क्या है? देश, विशाल देश है, ये पूरा एक है, लेकिन हमने इसे राज्यों के हिसाब से बांट रखा है, ठीक है। अपने अपने राज्यों के हिसाब से हमारे यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं राजनीतिक रूप से। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर यदि हम जलवायु की बात करें, भारत की यदि जलवायु की बात करें तो पूरे भारत की जलवायु क्या है? जलवायु है मानसूनी प्रकार की, लेकिन प्रादेशिक रूप से अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से वहां पर भिन्नताएं पाई जाती है, क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है और भिन्नताओं के आधार पर भी यहां पर विविधता देखने को मिलती है। तो भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की है, यद्यपि कर्क रेखा इसके बीच से गुजरती है। बच्चों भारत के नक्शे में हम जानते हैं कि बिल्कुल मध्य से भारत के कर्क रेखा गुजरती है, जो क्या होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो मध्य से, बिल्कुल मध्य से बच्चों कर्क रेखा निकलती है, जिसके कारण उत्तरी भारत की स्थिति शीतोष्ण कटिबंध में, जबकि दक्षिणी भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में पाई जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है और इसके उत्तर में और दक्षिण में अर्थात कर्क रेखा से उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। यहां पर हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ये कर्क है, ये भूमध्य है बच्चों और यह है मकर रेखा है। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र होगा यह क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा, जबकि इसके ऊपर कर्क के ऊपर ये वाला क्षेत्र और मकर के दक्षिण में ये वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो उसके अनुसार यदि हम भारत की स्थिति देखें तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है और इसके उत्तर का जो क्षेत्र है बच्चों यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। उत्तरी भारत की स्थिति शीतोष्ण कटिबंध में पाई जाती है, परंतु ऊंचे हिमालय के अवरोधात्मक
यहाँ पर बच्चों देखने वाली बात है, ऊंचे हिमालय के अवरोधात्मक प्रभाव, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति, उत्तर पश्चिमी भारत की सागर से लंबी दूरी, देश के विभिन्न भागों में पर्वत श्रेणियों की स्थिति आदि के कारण भारत की जलवायु में पर्याप्त प्रादेशिक विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर पूरे भारत की जलवायु किस प्रकार की है बच्चों? एक प्रकार की, अर्थात मानसूनी प्रकार की जलवायु है, लेकिन विभिन्न कारकों के प्रभाव के कारण, जो कि स्थानीय कारक है, उनके कारण यहाँ पर प्रादेशिक विविधता भी देखने को मिलती है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो कारण है वो हिमालय है। उत्तर में बच्चों जो हिमालय की जो स्थिति है वो अवरोधात्मक प्रभाव है हिमालय के, वो उत्तर से अर्थात जो उत्तरी क्षेत्रों से रूस, मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं उनको वहीं पर ही रोक देता है, भारत तक नहीं आने देता। साथ ही बच्चों जो मानसूनी पवनें हैं उनको भारत से बाहर नहीं जाने देता और भारत में ही अच्छी पर्याप्त मात्रा में वर्षा करने का कारण भी क्या है? हिमालय है। तो हिमालय की जो स्थिति है भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो बात है वह दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति। तो दक्षिण जो भारत है बच्चों वो प्रायद्वीपीय स्थिति में है, अर्थात इसके तीन तरफ क्या है? सागर है, समुद्र है, तो उसकी स्थिति भी यहाँ पर प्रभावित होगी। उत्तर पश्चिमी भारत की सागर से लंबी दूरी, जहां कुछ क्षेत्र बच्चों तटीय स्थिति में है और तटीय स्थिति होने के कारण वहां पर तापांतर कम मिलता है, जबकि दूसरे जो क्षेत्र है वो तटों से दूर है और इस कारण से वहां पर तापांतर अधिक देखने को मिलता है। अगला है बच्चों देश के विभिन्न भागों में पर्वत श्रेणियों की स्थिति, और देश में अलग अलग स्थितियों में अलग अलग पर्वत श्रेणियां पाई जाती है और उनके प्रभाव से भी यहाँ पर जलवायु प्रभावित होती है, इसलिए यहाँ पर प्रादेशिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। जो मानसून पवनों की जो व्यवस्था है, जो मानसूनी प्रकार की जो पवनें हैं, जो कि बच्चों समय के अनुसार उत्क्रमण प्रदर्शित करती है, ठीक है, वो मानसूनी पवनें भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता बनाए रखती है कि यह क्षेत्र बिल्कुल एक है, मानसूनी प्रकार की यहाँ पर जलवायु है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर यदि ये देखने को मिल रहा है कि समूचे क्षेत्र में मानसूनी प्रकार की यदि जलवायु है तो प्रादेशिक जो भिन्नता यहाँ को देखने को मिलेगी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर प्रादेशिक भिन्नता भी देखने को मिलेगी और बहुत अच्छी तरीके से प्रादेशिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। बच्चों ये भारत की खूबसूरती है, ये हमारे देश की बहुत खूबसूरती है कि यहाँ पर एकता भी है, यहाँ पर हम अनेकता में एकता जो शब्द है वो भारत के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। बच्चों यहाँ की जो बोली, भाषा, संस्कृति आदि अनेकता में एकता प्रदर्शित करती है। वहीं बच्चों यहाँ पर यदि हम देखें तो भारत की जो भूआकृति है, जो दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था बच्चों कि भारत की जो भूआकृति है वो भी अनेक प्रकार की है, लेकिन फिर भी यह एक है। उसी प्रकार से यदि हम जलवायु की बात करें बच्चों तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रादेशिक विभाजन देखने को मिलते हैं। उसके बावजूद भी यदि हम देखें बच्चों तो यहाँ एक ही प्रकार की जलवायु मानी जाती है। कौन सी? बिल्कुल सही, मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ इस देश को एक बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। तो हमारा देश बच्चों अनेकता में एकता की जो कहावत है वो चरितार्थ यहाँ पर भी होती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है, फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यदि हम बात करें बच्चों उत्तरी राज्यों की, भारत के उत्तरी राज्यों की जो जलवायु है वो दक्षिणी राज्य अर्थात केरल है, तमिलनाडु है, उनकी स्थितियों में भिन्नता है, उनके तापांतरों में भिन्नता है, वहाँ के वर्षण में भिन्नता है, फिर भी यह पूरा जो क्षेत्र है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु ही प्रदर्शित करता है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नता है जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता, शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार की जो पवन है बच्चों अलग अलग दिशाओं से पवन आती है, ठीक है। साथ में तापमान जो है वो अलग अलग क्षेत्रों का, वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की, जहां विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो भारत के मेघालय में मौसिनराम और चेरापूंजी पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चों यहाँ पर मरुस्थल भी पाए जाते हैं जहां पर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर वर्षा
होती है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर भिन्नताएं पाई जाती है। ऋतुओं की लय, अलग अलग प्रकार की ऋतुएं यहाँ पर पाई जाती है। आर्द्रता अलग अलग, शुष्कता की मात्रा भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। तो जलवायु के जो उपवर्ग बनाएंगे बच्चों, यहां पर इन प्रादेशिक विविधताओं को यहां पर दर्शा सकते हैं। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो पश्चिमी जो मरुस्थल है, जो रेगिस्तान है पश्चिमी राजस्थान में बच्चों, यहां पर गर्मियों में यदि तापमान देखें तो 55 डिग्री टेम्परेचर यहां पर आ जाता है। 55 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा, कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा। वहीं दूसरी ओर बच्चों, लेह के आसपास का जो क्षेत्र है सर्दियों में -45 तक गिर जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बहुत बड़ा यहां पर विविधताएं देखने को मिलती है बच्चों। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है। तो जून के महीने में चूरू जो जिला है राजस्थान में, वहां पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान आराम से देखने को मिलता है। अर्थात काफी ज्यादा मात्रा में बच्चों टेम्परेचर इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाता है। तो उसी क्षेत्र में बच्चों, क्षेत्र वही है, अर्थात भारत ही एक देश है। जलवायु किस प्रकार की, मानसूनी प्रकार की, लेकिन ताप में अंतर देखा हमने। जहां बच्चों चूरू जिले में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान आराम से देखने को मिलता है जून के महीने में, वहीं दूसरी ओर बच्चों जो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है तवांग जिले में मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच पाता है। अर्थात वहां पर जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री के आसपास, 19 से नीचे रहता है, 15-17 डिग्री के आसपास वहां पर टेम्परेचर रहता है। दिसंबर की किसी रात में जम्मू और कश्मीर के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई के तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसी दिन जहां दिसंबर में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में -45 डिग्री तक पहुंच जाता है बच्चों टेम्परेचर, उसी दिन जो तटीय क्षेत्र है, दक्षिण भारत के जो तटीय क्षेत्र है अर्थात तिरुवनंतपुरम या चेन्नई में जो तापमान है वो 20-22 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। तो इतना भिन्नताएं यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा हम यदि देखें तो उपयुक्त उदाहरण की पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। तो अंतर यहां पर पाया जाता है और इसके विभिन्न कारण हैं। यहां पर जो बच्चों प्रादेशिक विभाजन हुआ उसके विभिन्न कारण हैं, यहां हम उनकी आगे विवेचना करेंगे। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती। एक ही स्थान के एक ही दिन के तापमान की यदि हम बात करें बच्चों, तो सुबह का तापमान, दोपहर का तापमान और रात का तापमान में भी भारी अंतर यहां पर देखने को मिलता है। तो विभिन्नता यहां पर पाई जाती है, ठीक है। ना केवल क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है बच्चों, बल्कि सामयिक अर्थात समय के हिसाब से भी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। एक ही दिन में तापमान में अंतर भारी मात्रा में देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो केरल, अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहां पर रात का तापमान बच्चों 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ पहुंचता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि यहाँ पर न केवल समय के अनुसार यहाँ पर तापांतर में अंतर देखा जाता है, बल्कि एक ही दिन में दैनिक तापांतर भी यहाँ पर देखा जाता है। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण वर्षा की बूंदों के रूप में हमें दिखाई देता है। तो वर्षा की बूंदों के रूप में बच्चों यहां पर दिखाई देता है, लेकिन हिमालय की यदि हम बात करें तो वहां पर हिमपात के रूप में दिखाई देता है। तो वर्षा की यहां पर बच्चों कितनी प्रकार की विविधता, ना केवल सामयिक विविधता बल्कि स्थानिक विविधता, इसके अलावा वर्षण का प्रकार भी बच्चों यहां पर अलग अलग प्रकार से देखा जाता है, ठीक है। कि यदि हम बात करें बच्चों कि भारत में वर्षा किस प्रकार से वार्षिक वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होती है, उसका यहां पर हम वर्णन कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। तो यहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा का जो क्षेत्र है, जो कि 200 सेंटीमीटर से बच्चों अधिक पाया जाता है, यदि हम उसका क्षेत्र देखें तो पूर्वोत्तर पहाड़ी, इसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों यहां पर
त्रिपुरा, मिजोरम आदि जो क्षेत्र है, जिसमें सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि जो क्षेत्र है, ये 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से बच्चों हम बात करें तो यहाँ पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमें प्राप्त होती है। सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है। क्यों होती है, इसका भी कारण हम जानते हैं कि यहाँ पर पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट की उपस्थिति होने के कारण यहां से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून की जो पवनें हैं बच्चों, वो यहां पर बारिश करती है। और चूंकि पर्वत अभिमुख जो ढाल होने के कारण यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा देखी जाती है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा यहां पर देखी जाती है। लेकिन इसके पीछे की ओर, इन पश्चिमी घाट के पीछे की ओर यदि हम बात करें तो यहां पर बच्चों कैसा वृष्टि छाया प्रदेश यहां पर पाया जाता है, क्योंकि आगे जाकर के वो जो पवनें हैं वो शुष्क रूप में हमें प्राप्त होती है। उसी प्रकार से यदि हम यहां पर देखें बच्चों, तो यहां पर बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून है वो यहां पर भारी मात्रा में वर्षा करता है। यहां पर उपस्थित विभिन्न पहाड़ियों की स्ट्रक्चर भी इस तरीके से है कि यहां पर भारी मात्रा में वर्षा देखी जाती है। खासतौर से मेघालय में स्थित जो पहाड़ियां है वो कीपाकार रूप में पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर की बात करें तो यहाँ पर हिमालय के साथ में और पूर्वी भारत, इसके अलावा मणिपुर का ये क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी तटीय आंध्र प्रदेश और ये बच्चों यहाँ पर तमिलनाडु का ये तटीय क्षेत्र, ये 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा प्राप्त करता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं बच्चों तो पश्चिमी घाट के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हम प्राप्त करते हैं। यदि हम बात करें बच्चों 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य जो वर्षा है वो हमें कहाँ प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत के समीप वाला क्षेत्र, इसके अलावा मध्य भारत का क्षेत्र, गुजरात, पंजाब, हिमालय, यदि हम बात करें दक्षिण भारत का जो अधिकांश क्षेत्र है वो भी 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। यदि हम मिनिमम बात करें बच्चों कि मिनिमम वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम जहां पर प्राप्त होती है, वो प्रमुख रूप से 3 स्थान यहां पर देखे जाते हैं, जिनमें से बच्चों लद्दाख वाला यह ठंडा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, साथ ही पश्चिमी राजस्थान का ये क्षेत्र है जो कि उष्ण मरुस्थल का क्षेत्र है, थार का मरुस्थल का क्षेत्र है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों तो वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में यहाँ पर यह क्षेत्र माना जाता है, जिससे कि 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर वर्षा में भी विविधता देखने को मिलती है, इस मानचित्र के द्वारा हम बच्चों देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। यह हमने अभी मानचित्र में देखा कि केवल वर्षण के प्रकार ही नहीं, चाहे हिमपात हो चाहे जल की बूंदें हो, उन दोनों में भी हमें वर्षा प्राप्त होती है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी कहीं पर बच्चों 1100 सेंटीमीटर भी वर्षा हमें प्राप्त हो रही है और कहीं दूसरी जगह पर 9 सेंटीमीटर भी वर्षा प्राप्त नहीं हो रही। इतना बड़ा डिफरेंस हमें प्राप्त हो रहा है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित, ठीक है, मैंने अभी बताया, चेरापूंजी और मोसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। तो 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा अर्थात 1100, लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा यहां पर पाई जाती है, और जो कि विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यहां पर है। वहीं दूसरी ओर बच्चों जो पश्चिमी राजस्थान में या रेगिस्तान की बात करें तो मुश्किल से 10 सेंटीमीटर वर्षा भी वहां पर नहीं होती। तो इतना ज्यादा भिन्नताएं देखने को मिलता है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। तो 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। वहीं दूसरी ओर मोसिनराम और चेरापूंजी जैसे क्षेत्र है मेघालय राज्य में, वहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। तो जलवायु में प्रादेशिक भिन्नताएं देखने को मिली है। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा हो जाती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों कि उस क्षेत्र में तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा हो जाती है जितनी कि जैसलमेर में 10 वर्षों में भी नहीं होती है। अर्थात यह भी बात सिद्ध करता है कि यहाँ पर प्रादेशिक भिन्नताएं जलवायु में देखने को मिलती है। उत्तरी पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है, बल्कि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। जो बच्चों
यहां पर यदि हम बात करें ठंडा मरुस्थल हो चाहे ग्रीष्म मरुस्थल जो कि राजस्थान में पाया जाता है, इन दोनों ही क्षेत्रों में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वहीं मेघालय की यदि बात करें तो उस क्षेत्र में, समूचे क्षेत्र में 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा पूरे क्षेत्र की यदि हम बात करें तो होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या पांचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा लाते हैं। जुलाई अगस्त की यदि हम बात करें बच्चों, तो जब मानसून आता है, आते हुए जो मानसून में, उसके पश्चात जुलाई अगस्त में गंगा के डेल्टा अर्थात भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में हर तीसरे और पांचवें दिन तूफानों के साथ में मूसलाधार वर्षा वहां पर होती है। जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो कोरोमंडल तट है बच्चों, यहाँ पर मुख्यतः सर्दियों में वर्षा होती है। लौटता हुआ जो मानसून है, हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में अच्छे से अध्ययन करेंगे कि लौटता हुआ जो मानसून है उस कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। जबकि इस समय जुलाई अगस्त के समय में यहां पर वर्षा कम होती है, शुष्कता पाई जाती है। ठीक है, देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है, जो कि लौटता हुआ मानसून वहां पर वर्षा करता है। बच्चों, इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। यही बात बिल्कुल सिद्ध करता है कि इन सब भिन्नताओं के बावजूद भी भारत की, समूचे भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है बच्चों? मानसूनी है। तो यहां पर अनेकता में एकता का जो शब्द है वो वापिस आकर के यहां पर सिद्ध होता है, हमारे जलवायु में भी यह सिद्ध होता है बच्चों। ठीक है, अब है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं उन कारकों को हम देख लेते हैं। मुख्यतः बच्चों यहां पर देखते हैं कि भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्थिति और उच्चावाच किस प्रकार के हैं, स्थिति किस प्रकार की है उस क्षेत्र की, और उच्चावाच किस प्रकार का है, इसके आधार पर यदि हम कारकों को देखें। और दूसरा है बच्चों वायु दाब और पवन संबंधी जो कारक है, ठीक है, जो कि जलवायु से संबंधित होती है, उससे संबंधित कारक कौन कौन से हैं। तो दो प्रकार के, दो मोटे मोटे भागों में हमने इसे बांटा है बच्चों। ठीक है, तो पहला है स्थिति तथा उच्चावाच संबंधी कारक। अब स्थिति यदि हम बात करें बच्चों, तो भारत की जो स्थिति है, हम जानते हैं बच्चों कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है, और दक्षिण एशिया में भी यहाँ भारत के मध्य से, भारत के बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा निकल रही है। तो कर्क रेखा निकलने के कारण जो प्रायद्वीपीय जो भाग है, जो कर्क रेखा से दक्षिण में है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और इसके उत्तर वाला जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो अक्षांशीय स्थिति यहाँ पर प्रदर्शित होती है। अक्षांश है बच्चों, कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। और यही कारण है कि यहां पर बच्चों अक्षांशीय जो स्थिति होने के कारण यहां पर जलवायु में परिवर्तन प्रादेशिक रूप से देखने को मिलता है। उष्णकटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। जो बच्चों उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के समीप होने के कारण, हमने अभी देखा था बच्चों कि यहाँ पर भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, और इनके बीच का जो क्षेत्र है ये हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, तो इनके मध्य का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ तापमान अधिक होता है, ठीक है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए तापमान अधिक होता है। अधिक तापमान होने के कारण यहाँ पर संवहनीय स्थिति होती है और तापांतर भी कम पाया जाता है। ठीक है, यह हम अध्ययन कर चुके हैं। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पर सूर्य साल के किसी भी समय सीधा नहीं चमकता, इसलिए तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, और साथ में बच्चों दैनिक और वार्षिक जो तापांतर है वो भी ज्यादा पाया जाता है, जबकि उष्णकटिबंध में तापांतर कम देखने को मिलता है। यह अंतर यहां अक्षांशीय स्थिति से देखने को मिला। दूसरा है बच्चों यहां पर हिमालय पर्वत।
जो हिमालय पर्वत है बच्चों, इसकी स्थिति भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर में स्थित जो हिमालय पर्वत है ये बाहरी आक्रांताओं को तो रोकता ही है, साथ में हमारे यदि हम भूगोल से संबंधित बात करें तो यह उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं जो कि मध्य एशिया से या फिर उत्तरी ध्रुव से जो आती है, रूस वगैरह से, साइबेरिया के जो क्षेत्र है वहां से आती हुई जो पवनें हैं जो कि कैसी है, ठंडी पवनें हैं, उनको रोक देता है। इस वजह से यहाँ पर भारत के उत्तरी, विशेष रूप से उत्तरी भारत में सर्दियां अपेक्षाकृत कम होती है। अपेक्षाकृत कम क्यों होती है? यदि माना कि यदि यहाँ पर हिमालय नहीं होता, भारत के उत्तर में यदि हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली जो पवनें हैं वो भारत तक आ जाती और सर्दियां बढ़ा देती। ठीक है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें बच्चों, जो मानसूनी पवनें जाती है, मानसूनी पवनें जब दक्षिण से जाती है बच्चों, तो पहाड़ी स्थिति, यहाँ पर्वतों की जो स्थिति है, हिमालय पर्वतों की जो स्थिति है, वहां से टकरा करके भारी मात्रा में वर्षा करती है। यदि ये हिमालय पर्वत यहाँ पर नहीं होता तो ये सीधी चली जाती आगे की ओर, मध्य एशिया या चीन की तरफ निकल जाती। ठीक है। तो उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। जो उत्तरी पवन है, जो साइबेरिया से, मध्य एशिया से जो आती है बच्चों, ठंडी पवनें हैं, उनको रोकने का कार्य भी है करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। मध्य तथा पूर्वी पूरे चीन में और मध्य एशिया में आर पार बहती है। कोई रोकने वाला वहां पर कोई इस तरीके का पर्वत या तंत्र नहीं है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण भी बनता है। इस तरीके से हिमालय की स्थिति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा है जो बच्चों, वो है जल और स्थल का वितरण। बच्चों, भारत में जल और स्थल का जो वितरण है वो किस प्रकार से है और इसकी विशेषता क्या है? बच्चों, हम जानते हैं कि जो जल है वो देरी से गर्म होता है बजाय के स्थल के, और देरी से ही ठंडा होता है। तो स्थल और जल में यह भिन्नता ही यहाँ पर देखने को मिलती है। जो तटीय क्षेत्र है, अर्थात जो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, वो वहाँ का जो तापांतर है वो कम देखने को मिलता है बजाय के उत्तरी भारत के क्षेत्रों के। भारत के दक्षिण में 3 और हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। अब वायुदाब का जो प्रदेश है बच्चों कैसे विकसित होगा, दूसरी पुस्तक में हम देखेंगे, वहां पर काफी अच्छे से दिया हुआ है दूसरी पुस्तक में कि वायुदाब जो होता है तापमान, मुख्यतः तापमान से प्रभावित होता है। जहां तापमान ज्यादा होगा, जिस क्षेत्र में बच्चों तापमान ज्यादा होगा वहां पर वायुदाब न्यून प्रकार का होगा, और तापमान यदि कम होगा तो वहां पर उच्च दाब विकसित होगा। और इन दाबों में अंतर होने के कारण ही पवनें चलती है, साथ में वर्षा के कारण भी यहां पर यही होते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। जो वायुदाब में भिन्नता है इन्हीं की वजह से मानसून प्रभावित होता है, पवनें प्रभावित होती है। जो मानसूनी प्रकार की जो पवनें हैं वो यहां पर आती है जिससे वर्षा होती है। अगला है बच्चों समुद्र तट से दूरी, कि किस क्षेत्र की दूरी समुद्र तट से कितनी दूर पर है यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि समुद्रों के समीप बच्चों तापांतर कम होता है, वहां अत्यधिक सर्दी या अत्यधिक गर्मी नहीं पड़ती है। यह हम जानते हैं कि जो तटीय जो शहर है, चाहे चेन्नई हो, अभी हमने देखा था बच्चों चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, वहां पर तापमान में भिन्नता नहीं मिलती, बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी उन क्षेत्रों में नहीं मिलती बजाय के उत्तरी भारत के राज्यों में। तो लंबी तटीय रेखा के कारण भारत विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में कैसी जलवायु मिलती है? समकारी, अर्थात तापांतर कम देखने को मिलता है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते। वहां पर सर्दियों में बच्चों रजाई नहीं ओढ़ते। बिल्कुल सही। आपको ताज्जुब होगा कि यह जो तटीय क्षेत्र है यहां पर सर्दियों में रजाई नहीं ओढ़ते। क्यों नहीं ओढ़ते? क्योंकि तापमान इतना रहता है कि सर्दियां कम पड़ती है, अर्थात सर्दी ना के बराबर उन क्षेत्रों में पड़ती है। उसी प्रकार से बहुत ज्यादा गर्मी भी वहां पर नहीं पड़ती है जो तटीय क्षेत्र होते हैं।
दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर, अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करती है। अत्यधिक सर्दियों की बात करें, मौसम को हम देखें, ऋतु परिवर्तन की बात करें तो सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ती है उत्तरी भारत के इन शहरों में, या पूरे उत्तरी भारत की बात करें, और गर्मियों में अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है। तो यह तट से दूरी होने का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखें तो समुद्र तल से ऊंचाई, किसी क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, क्योंकि हम ये जानते हैं बच्चों कि सामान्य ह्रास दर, उसके कारण कि समुद्र तल से ऊंचाई के साथ में तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, कि जितनी हम ऊंचाई पे जाते हैं उतनी तापमान में गिरावट होती है। तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। जो मैदान जो होते हैं बच्चों, उसकी तुलना में पर्वतीय जो क्षेत्र है अधिक ठंडे होते हैं, वहाँ का तापमान कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ऊंचाई पर है, और समुद्र तल से जितना ऊंचे पर होगा कोई क्षेत्र, उसका तापमान उतना ही कम होता हुआ जाएगा। उदाहरणार्थ आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, और साथ में बच्चों यदि हम देखें तटीय स्थिति भी इन दोनों में नहीं पाई जाती। उसके बावजूद भी जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। क्यों पाया जाता है बच्चों? क्योंकि दार्जिलिंग ऊंचाई पर है। ठीक है, पर्वतों में स्थित जो दार्जिलिंग जो क्षेत्र है वो ऊंचाई पर है, इस वजह से यहाँ का तापमान कम होता है, जबकि आगरा जो है वो मैदानी क्षेत्र में है, इस वजह से ऊंचाई पर नहीं है, और इस वजह से यहाँ तापमान उच्च पाया जाता है। इसके बाद है बच्चों उच्चावच, कि किसी क्षेत्र का उच्चावच किस प्रकार का है, यह भी इस चीज को प्रभावित करता है। तो भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा एवं ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। तो भारत का जो उच्चावाच है ये इन सब चीजों को प्रभावित करता है। उदाहरण जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवन अभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। बच्चों ये पर्वत है, माना कि ये पर्वत है, यहां से यदि मानसूनी पवनें आ रही है, ठीक है, या यह जलवाष्प युक्त जो कोई पवनें आ रही है, और पवनें आ रही है, आने के कारण यहां पर ये भारी मात्रा में वर्षा करेगी, लेकिन ऊपर जाकर के यदि यहां पर शुष्क अवस्था में होने के कारण यहां पर वर्षा नहीं करेगी, और बच्चों वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण यहां पर करेगी। तो इस यहां पर जो उच्चावाच पाए जाते हैं उसके प्रभाव भी वर्षा के रूप में यहां पर देखने को मिलता है। विशेष रूप से यदि पश्चिमी घाट की बात करें बच्चों, तो पश्चिमी घाट, बच्चों यदि यहां बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में यहाँ भारी मात्रा में वर्षा होती है, क्योंकि आने वाली जो मानसूनी पवनें हैं यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा करती है। लेकिन इसके विपरीत इसके पीछे की साइड में यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश बनता है, वर्षा कम होती है। तो उच्चावाच ने यहाँ पर वर्षा को प्रभावित किया। उसी प्रकार से बच्चों असम में भी इसी प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, अगला है बच्चों वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक। पहला था स्थिति और उच्चावाच से संबंधित कारक, और दूसरा है बच्चों वायुदाब और पवनों से जुड़े जो कारक कौन कौन से हैं जिससे कि यहाँ की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। भारत की स्थानीय जलवायु में पाए जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाविधि जानना आवश्यक है। पहला है वायुदाब एवं पवनों की धरातल पर वितरण, कि वायुदाब और पवनें धरातल पर किस प्रकार से पाई जाती है, उनका वितरण किस प्रकार से मिलता है, यहां पर यह चीज देखने वाली है। बच्चों इसको हम आगे अच्छे से अगली जो क्लासेज होगी बच्चों वहां पर देखेंगे। दूसरा है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों और विभिन्न वायु संहतियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। ठीक है, जो ऊपरी वायु संचरण किस प्रकार का है, नियंत्रित करने वाले भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वायु संहतिया, जेट प्रवाह किस प्रकार से, ये पूरा जो तंत्र है बच्चों हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, इससे संबंधित पूरा एक तंत्र होगा, उसको हम अगली क्लास में समझेंगे कि किस प्रकार की चीजें यहां पर वितरित है और उनका क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। और तीसरा है बच्चों कि शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। ये सब सारे जो तंत्र हैं बच्चों अगली क्लासेज में इसी चैप्टर में हम देखेंगे, विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। उपयुक्त 3 कारकों की क्रियाविधि को
शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भांति भांति समझा जा सकता है। और यहाँ पर ये जो 3 कारक है, यहाँ पर भी इनको भी बच्चों शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसको हम अगली क्लासेस में देखेंगे। आज के लिए बच्चों यही है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है और प्रादेशिक विभिन्नता किस प्रकार की होगी, और अगली क्लास में हम इन चीजों को समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।